पर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। आज ही होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल और पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीड़ितों से करेंगे मुलाकात और उसके बाद स्थिति की करेंगे आकलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का आज से भारत दौरा। 8 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। नेपाल में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया। 19 लोगों की हुई मौत। अफगानिस्तान और हांगकांग की भिड़ंत के साथ आज से यूएई में शुरू होगा एशिया कप क्रिकेट। मेजबान देश के साथ कल भारत खेलेगा अपना पहला मैच। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव नए संसद भवन में आयोजित होगा। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। मतदान के बाद मतों की गिनती भी आज ही होगी। इस साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद ये चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और पार्टी व्हिप से बाध्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए हर वोट का मूल्य समान होता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं और इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए विपक्ष से काफी आगे दिख रहा है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। हर दल चाहता है कि उनका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बने और संसद के ऊपरी सदन की कमान संभाले। इस बीच बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है और संभावना है कि बीआरएस भी इस चुनाव में शामिल ना हो। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। इससे एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। आप देखोगे जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर देखने के लिए मिलेगा। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है वो जस्टिस है। तो इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा के चेयर पे जो बैठते हैं उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्शन इज अ प्लेटफॉर्म टू पुट फॉरवर्ड द इश्यूज ऑफ द कंट्री एट लार्ज, टू प्लेस फॉरवर्ड द काइंड ऑफ पर्सनालिटी वी बिलीव इज फिट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। होने वाले उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं।
इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की हालिया मुलाकात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट समेत विभिन्न उच्च न्यायालयों के 8 पूर्व न्यायाधीशों ने चारा घोटाला में दोषी लालू प्रसाद से हाल ही में उनकी मुलाकात को लेकर निराशा जताई है। पूर्व न्यायाधीशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ये मुलाकात किसी वैध राजनीतिक कारण से प्रेरित नहीं लगती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ना तो सांसद हैं और ना ही उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में मतदान के पात्र हैं। पूर्व न्यायाधीशों ने अपने बयान में आगे लिखा कि इतनी प्रतिष्ठित न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति द्वारा एक दोष सिद्ध नेता से इस तरह स्वतंत्र रूप से जुड़ना चिंताजनक है। उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए कि कुछ राजनीतिक दल जो मामूली बातों पर भी मुखर हो जाते हैं, वे इतने गंभीर मामले पर चुप्पी साधे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम आज सबसे पहले दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार आपदा पर एक विस्तृत प्रस्तुति देगी। इस मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण वो करेंगे। शाम को पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कई वर्षों के बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब में मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। पंजाब में भारी बारिश और उफनती नदियों से आई बाढ़ के कारण अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग लापता हैं। प्राकृतिक आपदा से अब तक 2064 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि 23,015 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राज्य में बाढ़ से 3,87,959 प्रभावित हुए हैं। वहीं 1,84,938 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। राज्य में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो पंजाब में भयंकर बाढ़ से हालात खराब। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आज लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आज आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। हिमाचल में इस बार मानसून कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है। शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि अन्य जिलों में भी अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और अब तक प्रदेश में करीब 4,080 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1,000 से अधिक सड़कें बाधित हैं। आपदा में 1,194 घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं और 5,077 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे जल्द से जल्द लोगों की मदद की जा सके। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई के दौरान सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। ये मुठभेड़ कुलगाम के गुडूर इलाके में हुई है।
जहां खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के 4 किलोमीटर के दायरे में इलाके की घेराबंदी कर दी और फंसे हुए आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए वाहनों और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की चिनार कोर ने कुलगाम के गुड्डूर जंगल में चल रहे ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सूबेदार प्रभात गौड़ और लांस नायक नरेंद्र सिंधु के प्रति संवेदना व्यक्त की। चिनार कोर ने एक्स पोस्ट में लिखा कि दोनों ही जवानों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और भारतीय सेना उनकी मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त करती है। चिनार कॉर्प्स ने शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज भारत की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। अपने वर्तमान कार्यकाल में वे भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। तो मॉरिशस पीएम का भारत दौरा और नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। प्रतिबंध हटाने की घोषणा पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने की। इससे पहले कल जेनजी के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हालात हिंसक हो गए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने देर रात कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये समिति आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई तो स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें 19 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में स्थित कई देशों के दूतावासों ने संयुक्त बयान जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया, यूके और अमेरिका के दूतावासों ने कहा कि काठमांडू के कई हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हुई जानमाल की हानि और लोगों के घायल होने से हम बहुत दुखी हैं। हम पीड़ित परिवारों और प्रभावितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की कामना करते हैं। हमारी सरकारें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति अपने मजबूत समर्थन को दोहराती हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे अधिकतम संयम बरतें, स्थिति को और खराब होने से रोकें और ये सुनिश्चित करें कि इन मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। और इजराइल ने गाजा में अल रुया टावर को निशाना बनाया। इजराइल रक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि हमास के आतंकी इस इमारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही आईडीएफ ने गाजा में कई सुरंगों को भी नाकाम किया है। यह हमला इजराइल द्वारा इमारत के अंदर और आसपास के तंबुओं में रहने वाले लोगों को खाली करने के 3 घंटे बाद किया गया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शहर के निवासियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि 2 दिनों में 50 टावर गिराने के बाद सेना अब जमीनी युद्धाभ्यास के लिए गाजा शहर में संगठित हो रही है। वहीं सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इजरायली हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता का घोर उल्लंघन बताया। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कल संसद में विश्वास मत हारने के बाद उनके पास पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा 1 साल में नियुक्त तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि मैक्रों अगले कुछ दिनों में नए प्रधानमंत्री की घोषणा करेंगे।
पीएम बायरू 364 से 194 के भारी मतों से विश्वास मत हार गए। 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से बायरू मैक्रो के अधीन छठे प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 9 से 24 सितंबर 2025 तक न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों की वार्षिक सभा होगी। ये सत्र वैश्विक कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि दुनिया भर के नेता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में ब्राजील पहला वक्ता होगा। उसके बाद अमेरिका का नंबर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को UNGA मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज देश जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत में उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने और बेचने पर भी जोर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य लेके हम चले हैं कि भारत को जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट से हमें सुशोभित करना है। भारत का जो सामान बनेगा, भारत से जो वस्तु, चाहे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे विदेश के लिए हो, निर्यात हो या भारत के कारोबार में बिक रहा हो, हमें उसमें सुनिश्चित करना है कि अच्छी गुणवत्ता का सामान, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भारत में बने, भारत में बिके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने GST सुधारों पर बोलते हुए कहा कि ये सुधार उपभोक्ताओं में ऊर्जा देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू मांग बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। इतना व्यापक बदलाव GST पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सरल बनाना, सुविधाजनक बनाना, हमारे उद्योग जगत को और आगे बढ़ने के लिए एक साझेदार के रूप में GST ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो दरों में कमी की गई है, द रेट कट्स अलोंग विथ सिंप्लीफिकेशन, ये जो भारत के अंदर उपभोक्ताओं के बीच में एक और ऊर्जा देगा, डोमेस्टिक डिमांड को और बढ़ाएगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था आगे और तेजी से बढ़ेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और क्विकर जॉब्स ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जो राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल के माध्यम से रोजगार क्षेत्र में रोजगार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म में ही जॉब जानकारी मिले, इसके लिए ये प्रयास है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में 46 लाख वैकेंसी दर्शाई गई हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय जॉब के लिए भी 28,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं। एम्प्लॉयमेंट देने वाले संस्थानों को साथ लाने और जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इंटीग्रेशन मेंटरशिप की आवश्यकता है, जिसके लिए मेंटर टुगेदर भी जुड़ रहा है। विभिन्न प्रयासों से पिछले महीने ही 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
देश के और एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट देने वाले ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड हो। इसके लिए पिछले 1 साल में बहुत कुछ प्रयास करा गया। एक तरफ से जॉब भी दिलवाना, दूसरी तरफ से उसको सोशल सिक्योरिटी भी देना, ये दोनों काम हमारे डिपार्टमेंट में हो रही है। हम अलग अलग कंपनी के साथ MOU कर रहे हैं। आज क्विकर जॉब्स एंड मेंटर के साथ हम MOU किया, वो भी NCS पोर्टल के साथ जुड़ेंगे एंड हमारा कानूनी क्या है उसके तरफ वो भी चलेंगे। हम साथ साथ आने वाले दिन में भारत को विकसित भारत बनाना। वहीं MOU साइन करने वाली कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि वे सरकार के साथ मिलकर रोजगार देने के लिए काफी उत्साहित हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सही और विस्तृत जानकारी तो मिलेगी ही, उन्हें रोजगार के साथ मेंटरशिप भी मिल सकेगी। We are very happy to be collaborated, and also the MOU we have been continuing with Ministry of Labour and Employment for the continuously for the next year, coming year also, and we have been there with NCS from last 6 years now, and we have been actively participating in terms of all the developments. Those who have a mentor when they take on their first job are 2 times more likely to continue in the job for a longer time. And under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, key initiative of the Ministry of Labour and Employment is to provide a financial incentive to the new job entrant. But to ensure that they are able to sustain in the job, through this MOU, we will be providing a personalized mentor. बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और अन्य योग्य व्यक्तियों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति यानी कि पैक्स की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। पैक्स किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पैक्स के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। इसके जरिए किसानों और ग्रामीणों को 27 से ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें खाद, बीज, दवाएं, सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने की सुविधा, उपज स्टोर करने समेत अधिक दाम में बिक्री का भी मौका मिलता है, जबकि खेती के लिए जरूरत पड़ने पर लोन भी मिलता है। पैक्स की सदस्यता लेने के बाद किसानों और ग्रामीणों को धान, गेहूं, मक्का आदि की पैदावार को सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। साथ ही खेती के लिए किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पैक्स की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने वाले का घर पैक्स के कार्यक्षेत्र में भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने वाली है। सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि के साथ ऐसे अनुपूरक व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें कम भूमि और कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है। प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन के लिए 40% अनुदान भी प्रदान कर रही है। विभाग द्वारा 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक 3 माह का ये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रशिक्षण में सभी वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके लिए कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। काफा नेशंस कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में ओमान को पेनल्टीज में 3-2 से मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने काफा नेशंस कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भारत के लिए गर्व का क्षण
काफा नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर हमारी पुरुष फुटबॉल टीम को हार्दिक बधाई। भारतीय फुटबॉल का एक नया युग। और यूएई में आज से एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जहां भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम के बीच ट्रॉफी की जंग होगी। तो टीम इंडिया के मिशन में एशिया कप में क्या है खास, आइए देखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुबई में मंगलवार से शुरू होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत का सामना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी पारंपरिक प्रतिद्वंदी टीमों से होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आगाज अफगानिस्तान हांगकांग भिड़ंत से होगा। एशिया कप अब तीसरी बार T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले का इंतजार होगा। T20 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 2 बार भारत की जीत हुई है और 1 बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम चयन में बड़ा कदम उठाते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा स्वीकृत 17 सदस्यीय टीम के बजाय सिर्फ 15 खिलाड़ियों को चुना। इस लिहाज से भारत के लिए इस बार एशिया कप के अलग मायने हैं। भारत ने अब तक 7 बार वनडे और 1 बार T20 प्रारूप में एशिया कप खिताब जीता है। एशिया महाद्वीप में अपना दबदबा कायम रखने के लिए टीम इंडिया पूरी ताकत झोंकेगी। भारत के लिए प्रतिद्वंदी टीम की चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही हैं और उनके लिए भारत की बराबरी करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा है। अब उसकी उम्मीदें तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली पर टिकी हैं। वहीं श्रीलंका टीम की कमान चरित असलंका के हाथों में है। पिछले मुकाबलों में टीम का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन लंबे टूर्नामेंट में निरंतरता बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश टीम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि सुपर 4 में पहुंचना उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं लग रहा है। भारतीय टीम के सामने असली चुनौती अफगानिस्तान की मानी जा रही है। उसके पास मजबूत स्पिन आक्रमण है और बल्लेबाजी भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतर हुई है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग जैसी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल और देश में क्रिकेट की प्रगति को दिखाने का एक बड़ा मौका है। भारत की नजरें सिर्फ एशिया कप जीतने पर नहीं, बल्कि आने वाले T20 विश्व कप 2026 के लिए सही संयोजन तलाशने पर भी होगी। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस एशियाई महाकुंभ के लिए, जहां हर चौका छक्का, हर विकेट और हर रन नई इबारत लिखेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।